नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शैक्षिक के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन अब इतिहास के वस्तु बनकर के रह गया। इंडिया अलायंस का अस्तित्व अब समाप्त हो चुका है और इंडिया अलायंस के अस्तित्व की समाप्ति के ऐलान के साथ ही नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह की सरकार कहीं ना कहीं खतरे में दिखाई देने लगी है। आपको इस बात को जानकर के हैरानी होगी कि जो इंडिया गठबंधन नरेंद्र मोदी सरकार के अस्तित्व को खत्म करने के लिए लोकसभा चुनाव 2024 में स्पष्ट जनादेश के साथ सरकार बनाने के लिए इंडिया गठबंधन का गठन हुआ था, उस गठबंधन का खुद का अस्तित्व खत्म होने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार कैसे खतरे में आ गई है। आज इस पूरे प्रकरण को काफी विस्तार से आपके सामने बताने का प्रयास कर रहा हूं कि हालात क्या है जिसके भीतर इंडिया अलायंस के बने रहना नरेंद्र मोदी सरकार के लिए कहीं ना कहीं सेफगार्ड बन गया था और इंडिया गठबंधन के खत्म होने की मुनादी के साथ ही नरेंद्र मोदी की सरकार कहीं ना कहीं उसके नींद उड़ते हुए दिखाई पड़ रहे। ये हालात भारतीय लोकतंत्र के भीतर एक अनोखी राजनीति का दास्तान कहीं ना कहीं बनने जा रहा है। दरअसल कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेरा ने मीडिया पत्रकारों से बातचीत करते हुए एक दिन पहले कह दिया कि इंडिया गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए बना था, अर्थात इसका अस्तित्व नहीं है, ये खत्म हो गया है। और इस बात के मतलब इस अस्तित्व के खत्म होने ये बात एक ऐसे समय में बताया गया जब बजट सत्र शुरू होने वाला है। एक पूरे वित्तीय वर्ष के लिए नरेंद्र मोदी सरकार का पहला बजट और ये बजट सत्र के दौरान करीब करीब 125 से अधिक डिमांड पे वोटिंग अलग अलग होनी है और बिना विश्वास प्रस्ताव लाए मनी बिल के सहारे किसी एक डिमांड के ऊपर नरेंद्र मोदी सरकार को विपक्ष धाराशाही कर सकता है। जी हां, दरअसल इंडिया अलायंस के बनने के बाद जब 4 जून को 2024 को लोकसभा चुनाव का नतीजा आया, परिणाम आया, तब बताया गया कांग्रेस पार्टी या फिर इंडिया गठबंधन सरकार को गिराने के ऊपर मेहनत नहीं करे, सरकार अपने अंतर विरोधों से गिरेगी तब इंडिया अलायंस अपने संवैधानिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए आगे आएगा। शायद इंडिया अलायंस के उस समय के इस नीति नियंता इस बात को भूल चुके थे कि आखिरकार 160-70 वाली जो सरकार बनती है वो सरकार अंतर विरोधी से गिर सकती है, क्योंकि उसमें 100 से ज्यादा सांसदों की जरूरत उस सरकार को बनाने में पड़ती है जो अलग अलग पार्टियों से आती है। इसके लिए 20-25 पार्टियों की सहयोग लेनी पड़ती है। लेकिन जो सरकार 240 की सदस्य की संख्या के साथ खुद सत्ताधारी दल हो, उस सरकार को अंतर विरोधों का इंतजार करके नहीं गिराया जा सकता है। यह बात इंडिया अलायंस के नीति बनाने वाले लोगों को कहीं ना कहीं समझने में 7-8 महीना बीत गया। समझ कब आया? जब हरियाणा का विधानसभा चुनाव कहते हैं ना चमत्कारी तरीके से उसका परिणाम आया, महाराष्ट्र का चुनाव और भी चमत्कारी तरीके से बिल्कुल अनोखे जनादेश के साथ सामने निकल करके आए, तब जाकर के इंडिया अलायंस के लोगों को ऐसा लगा कि इस सरकार को टिकाए रखने में यदि इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन का तथाकथित कॉन्सेंसस, उनकी जो रचनात्मक विपक्ष की भूमिका अगर निभाएंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं बाधा बन रहा था, कहीं ना कहीं इस गठबंधन को खत्म कर दिया जाए। आखिरकार कांग्रेस पार्टी इस तरह की तोहमत अपने माथे पर लेकर के कब तक घूमती कि उसी के वजह से वैकल्पिक सरकार नहीं बन रही है। आखिरकार कांग्रेस पार्टी ये तोहमत कब तक झेलती कि नीतीश कुमार इसी वजह से इस गठबंधन को छोड़ करके चले गए और चंद्रबाबू नायडू इस गठबंधन से जुड़ते जुड़ते आखिरी मौके पर जुड़ भी नहीं पाए। अब ऐसा मौका सरकार बनाने और अपने नेतृत्व में सरकार बनाने का नहीं, अब तो मौका यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार को हटाने का, खास करके इंडिया अलायंस के ज्यादातर सहयोगी दलों और कांग्रेस पार्टी के नजरिए से अगर देखा जाए तो 234 की संख्या के साथ भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सबसे ज्यादा ताकतवर प्री पोल अलायंस के रूप में देश की जनता ने इंडिया अलायंस को दिया। पप्पू यादव, चंद्रशेखर रावण, असदुद्दीन ओवैसी, कुछ निर्दलीय सांसद, चाहे कश्मीर से हो, पंजाब से हो, महाराष्ट्र से हो, कुछ ऐसे सांसद जो छोटे दलों से हो, कुछ बिहार से हो, इन तमाम लोगों को मिलाकर के नरेंद्र मोदी सरकार के विरोध में सीधे खड़े सांसदों की संख्या 245 तक पहुंच गई, यानी मात्र 27 सांसदों की कमी। इस 27 सांसदों की जरूरत अगर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में क्या पूरी नहीं हो पा रही थी? क्या कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में अगर कोई वैकल्पिक सरकार अगर बन जाए, उसको समर्थन देने के लिए क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू यानी टीडीपी और जेडीयू, एकनाथ शिंदे, जिन सबको मिला दीजिएगा तो करीब 36
सांसद होते हैं, तो क्या 36 सांसद एकजुट नहीं हो रहे थे? तमाम सारे ऐसे सवाल थे जिसमें इंडिया गठबंधन को बनाए रखना मौजूदा समय में इस सत्ता को बनाए रखने के लिए एक पूर्व निर्धारित सत्र की तरह कहीं ना कहीं होते जा रहा था। कई तमाम सारे लोगों का कहना ये हो सकता है कि दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में बयान है, तेजस्वी यादव को किस तरीके से दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में बयान दिया इंडिया गठबंधन से लोकसभा चुनाव के लिए भी। तो दरअसल कांग्रेस पार्टी को यह बखूबी इस बात की जानकारी है कि इंडिया अलायंस के भीतर जितने भी क्षेत्रीय दल छोटे छोटे शामिल है, करीब करीब सभी अपने इलेक्टोरल कंपोनेंट, अपने चुनावी समीकरणों के भीतर एक कहीं ना कहीं काफी हद तक अल्पसंख्यक मतों की एकजुटता के ऊपर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का मुकाबला कर पाते। चाहे आम आदमी पार्टी हो दिल्ली के भीतर, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, चाहे पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे शरद पवार की पार्टी हो, चाहे नए क्लेवर के साथ उद्धव ठाकरे की पार्टी हो महाराष्ट्र के भीतर, ये सब कुछ चल रहा था। सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था कि इंडिया अलायंस अगर बिखरेगा भी तो यह भारतीय जनता पार्टी के पाले में खड़े नहीं हो सकता। अब भाजपा के पाले में जो खड़े हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में खड़े नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पाले में तब तक वो खड़े हैं जब तक उनको बेहतर तरीके से डील मिल नहीं जाती है। और बेहतर डील क्या है? सबकी महत्वाकांक्षा है नीतीश कुमार के लिए प्रधानमंत्री न सही तो प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री सही चंद्रबाबू नायडू के लिए जब तक उनके राज्य की वित्तीय हालत सुधारने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं तैयार कर दी जाती, जब तक कोई वैकल्पिक सरकार हामी नहीं भरती, तब तक वो भारतीय जनता पार्टी का दामन क्यों छोड़े चंद्रबाबू नायडू? तब तक वो एनडीए के बैनर छोड़ करके किसी और का बैनर क्यों लगाए? और जब तक एकनाथ शिंदे के लिए मुख्यमंत्री का पद था महाराष्ट्र के भीतर, तब तक उनके पास एक अट्रैक्शन था। अब उनके पास कुछ नहीं है। अब वो जो चाहते थे एकनाथ शिंदे वो नहीं मिला, न देश मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र के, न गृह मंत्री बने। तो ये 36 सांसदों का कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में ये सब साथ आ नहीं सकते थे। तो कांग्रेस पार्टी ने सीधा सीधा फॉर्मूला अपनाया कि पुरानी बातें को छोड़ दिया जाए। एक लाइन की फॉर्मूला है कि हमारे पास 99 सांसद हैं, आप 173 एकजुट कर लीजिए, 99 प्लस 173 मिलकर के 272 के आंकड़े को आप छू लीजिए और आप अपनी सरकार बना लीजिए। आज के दौर में कांग्रेस पार्टी अब 4 जून 2024 के दिन से जिस एजेंडे पर कथित तौर पे बातें करती थी कि वैकल्पिक सरकार जब भी बनेगी कांग्रेस के नेतृत्व में बनेगी, अब उस एजेंडे को कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अब छोड़ चुकी है। अब कांग्रेस पार्टी भी पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो दिल्ली से, या उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव हो, या एमके स्टालिन हो, या शरद पवार हो, सबके साथ उसी एजेंडे पर आकर के एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आकर खड़ी हो चुकी है कि अब अपनी सरकार बनने से ज्यादा जरूरी है वैकल्पिक सरकार बनना। ये देश सरकार विहीन नहीं हो सकता, देश नेतृत्व विहीन कभी नहीं हो सकता। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी की सरकार अगर गिरे तो फिर मध्य अवधि चुनाव की नौबत ना आए, बल्कि ये कहे कि सरकार गिरने के बाद केंद्र के भीतर एक सरकार बने, वैकल्पिक सरकार बने। स्वाभाविक बात है कि 1999 में सरकार गिरने के बाद सरकार नहीं बनी थी, और उसी कार्यवाहक सरकार के दौर में, अटल बिहारी वाजपेयी की कार्यवाहक सरकार के दौर में कारगिल हो गया, और कारगिल ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सहानुभूति की लहर पैदा की, और ये कोई नहीं चाहता। लिहाजा कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से सीधा सीधा फॉर्मूला अपनाया कि ये गठबंधन अब खत्म हो चुका है, अब आपके पास पूरा मौका है, 173 आप एक साथ इकट्ठे कर लीजिए, अपना सर्वसम्मति से नेता चुनिए और नई वैकल्पिक सरकार को चुनिए। उसमें कांग्रेस के 99 सांसद जो है कदमताल करने के लिए तैयार है। अब जरा इसके दूसरे पहलू पे नजर डाले, क्या नरेंद्र मोदी सरकार इसको आसानी से होने देगी? क्या नरेंद्र मोदी सरकार अपने हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। नरेंद्र मोदी सरकार प्रोएक्टिव, नरेंद्र मोदी सरकार पहले से ज्यादा मजबूती से कहीं ना कहीं सामने आ रही है। और सामने क्यों आ रही है? सामने इसलिए आ रही है क्योंकि उनको इस बात का डर है कि कांग्रेस पार्टी ने अगर नेतृत्व की जिद छोड़ दी, नेतृत्व की इच्छा के ऊपर कंट्रोल कर लिया, तो फिर तय मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी सरकार का बचना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। इस पंचवर्षीय में कौन नहीं चाहता कि केंद्र में उनकी बहुत बड़ी भागीदारी मिले, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो, यहां तक ही कह कि जयंत चौधरी हो, ममता बनर्जी हो, सबकी इच्छा दिल्ली के भीतर बड़ी भूमिका की। बड़ी भूमिका 240 सांसदों वाली पार्टी नहीं दे सकती, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के रुख को पिछले एक सप्ताह 10 दिन के दौरान अगर आप देखें तो क्या कुछ नजारे आपको दिखेंगे कि अचानक नरेंद्र मोदी को चंद्रबाबू नायडू के भीतर एक जिगरी दोस्त दिखने लगता है। अब देखे होंगे विशाखापट्टनम के भीतर चंद्रबाबू नायडू के साथ रैली करनी पड़ जाती है, नीतीश कुमार के ऊपर अचानक विशेष नजर रखना पड़ जाता है,
यानी नायडू पर विशेष कृपा, बिहार में नीतीश कुमार के ऊपर विशेष नजर नरेंद्र मोदी की, और इन सब के आगे एक नाथ शिंदे को भी कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में बहलाने फुसलाने का खेल चल रहा है। तो लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर नंबर के खेल में अगर इन सब ने मिलकर के कोई अगर खेल कर दिया तो फिर क्या होगा। तो इस बात पर भी नहीं कहीं नरेंद्र मोदी का नजर है कि आखिर 173 लोगों को इकट्ठा करने में सबसे दमदार खिलाड़ी आखिर इसके भीतर कौन हो सकता है। ये मामूली कोई खेल नहीं है, मामूली टास्क नहीं है। आज के दौर में कोई इतना बड़ा खेल करने के लिए आखिर होना चाहिए ना। तो कौन कर सकता है, कौन इसका नेतृत्व करेगा कि तमाम सारे राजनीतिक पार्टियों को एक साथ लेकर के आए, क्योंकि उनकी विश्वसनीयता है, सभी दलों की बीच स्वीकार्यता है। अब पूर्व प्रधानमंत्री के बीच रूप में राजनीतिक से विदा लेने में एक कहीं ना कहीं 33 साल पुरानी एक महत्वाकांक्षा है, जिस महत्वाकांक्षा की पूर्ति में अब कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं बाधा बनने के लिए तैयार नहीं। बात शरद पवार की कर रहे हैं। आपने ऐसा देखा होगा कि शरद पवार की पार्टी को लेकर के, एनसीपी को लेकर के किस तरह से रूमर होती है, किस तरह की खबरें प्लांट की जाती है। ये बात एनडीए की तरफ, ये एक पार्टी एनडीए की तरफ है, भतीजे जो एनडीए सीधे सीधे नहीं तो इनडायरेक्ट तरीके से सरकार के फोल्ड में तमाम सारे खबरें चली। लेकिन अनिल देशमुख ने साफ साफ बताया कि उनकी पार्टी के 12 सांसद, 8 लोकसभा के, 4 राज्यसभा के, कोई कहीं हिलने वाला नहीं है। वो मजबूती से शरद पवार के साथ खड़े हैं और विपक्ष के भीतर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। वहां से मामला कहीं ना कहीं साफ हो जाता है। अजित पवार के पास 40 से ज्यादा विधायक हो सकते हैं, सांसद तो उनके पास एक ही है। एक नाथ शिंदे हार खाए बैठे हुए हैं। तो ये परिस्थितियां जो बन रही है भारतीय राजनीति के भीतर, इन परिस्थितियों में अगर शरद पवार के नेतृत्व में ही अगर नई सरकार का खाका पेश कर दिया इन तमाम छोटे दलों ने मिलकर के, चाहे ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे एमके स्टालिन हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, या फिर एक नाथ शिंदे हो, चाहे नीतीश कुमार हो, या फिर चंद्रबाबू नायडू हो, तो फिर ऐसे में जो छोटे छोटे दल हैं, जीतन राम मांझी की पार्टी हो, जयंत चौधरी की पार्टी हो, चिराग पासवान की पार्टी हो, आखिर कब तक इनके साथ, इंडिया गठबंधन के साथ ये सब जुटे रहेंगे। कांग्रेस पार्टी को भी कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया कि जिस वो गोदी सेठ के खिलाफ राहुल गांधी लगातार आवाज उठा रहे हैं, उस गोदी सेठ के कई शुभचिंतक तो कांग्रेस के भीतर है, ये तो राहुल गांधी को भी पता है। तो गोदी सेठ से सीधे मुकाबला करने के लिए गोदी सेठ के शुभचिंतक को परमानेंट प्रधानमंत्री बनाए रखने से बेहतर है कि गोदी सेठ के एक ऐसे शुभचिंतक को बनाया गया जो टेम्पररी तौर पे प्रधानमंत्री पद पर है, और तब तक बना करके रखा जाए जब तक संघ और भाजपा मिलकर के गुजरात लॉबी को कहीं ना कहीं किनारा न लगाए। तो फिर अस्थाई गोदी सेठ का अस्थाई शुभचिंतक, अस्थाई शुभचिंतक, स्वाभाविक सी बात है कि परमानेंट की जगह टेम्पररी, अस्थाई की जगह अस्थाई, ये कांग्रेस पार्टी कुछ ज्यादा ही सूट करेगा। और ये तमाम सारे कामों के लिए कांग्रेस पार्टी को केंद्र के भीतर एक वैकल्पिक सरकार कहीं ना कहीं चाहिए। राहुल गांधी को भी ये बात कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि अब जिस गारंटी की वो लगातार बात करते थे, वो जिस जाति जनगणना की बात करते थे, कास्ट सेंसस की बात करते थे, ये मौजूदा सरकार तो होने नहीं देगी। अपनी सरकार बनने की कोई सूरत दिखाई नहीं पड़ रही इस लोकसभा में। अगर अपनी सरकार नहीं बनी और मौजूदा सरकार को अगर छेड़ा नहीं गया तो फिर 5 साल तक ये सरकार चलती भी जाएगी। इसी दौरान परिसीमन भी अपने हिसाब से सरकार करवाएगी और तमाम सारे समीकरणों को अपने पक्ष में मोड़ने की प्रयास करेगी, और हर जगह भारत खोदो अभियान भी करके देश के आम लोगों को कम्युनल फ्लेवर में, सांप्रदायिकता की चाशनी में डुबोने की प्रयास लगातार अनवरत तरीके से, अनवरत ढंग से करती जाएगी। और कांग्रेस पार्टी को भी इस बात कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि आज के दौर में एक अलग तरह के चंद्रशेखर मॉडल के तरह कोई देवगौड़ा गुजराल मॉडल के तहत ऐसी सरकार कहीं ना कहीं केंद्र में बननी जरूरी है। और इस बात के लिए इंडिया अलायंस के, इंडिया गठबंधन को अगर खत्म करना अनिवार्यता था तो फिर पहला पड़ाव जो है वो कहीं ना कहीं इसमें पार कर लिया। 27 जनवरी से बजट सत्र होगा और बजट सत्र में ही सरकार यदि गिराया जाए तो फिर कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन के तमाम सारे क्षेत्रीय दलों का प्रयास तो यही है। नीतीश कुमार की चुप्पी, चंद्रबाबू नायडू के ऊपर की जा रही विशेष मेहनत, सभी इसी बात का परिणाम है। और चंद्रबाबू नायडू की जहां तक बात होती है तो चंद्रबाबू नायडू के पाला बदलने का जो रिकॉर्ड रहा है ना, और नीतीश कुमार की जो रिकॉर्ड रहा है उस पर अगर नजर डाले, चंद्रबाबू नायडू के रिकॉर्ड में 27 साल पीछे जब जाइएगा, जब संयुक्त मोर्चे का संयोजक चंद्रबाबू नायडू ने जब लोकसभा अध्यक्ष पद के साथ
जो जॉर्ज फर्नांडिस के साथ जो सौदाबाजी किया था, उनमें सीधे सीधे संयुक्त मोर्चा का साथ छोड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी की बगलगीर बन के खड़े थे। तो चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी के साथ रैलियां कर ले और रैलियों के बाद जाकर के कोई बड़ा राजनीतिक खेला कर दे, इस बात से कोई इनकार ही नहीं कर सकता आज के दौर में। बल उनकी शर्त यही है कि प्री कंडीशन ये होती है, प्राथमिकता ये होती है कि खेला की शुरुआत बिहार से जेडीयू की प्रमुख नीतीश कुमार करे, तब जाकर के बात घूम करके बात बिहार में आ जाती है कि नीतीश कुमार को इस डील में क्या प्रधानमंत्री को पद मिल सकता है। ये स्वर्णेश, ये इस पे कोई ना कहीं सहमति तो शरद पवार की वही कुछ बता पाएंगे। और शरद पवार जो एक नेता पे कहीं कहीं नजर रखने की जरूरत होगी ना, खास करके बजट सत्र के दौरान, दिल्ली चुनाव से पहले और दिल्ली चुनाव के तत्काल बाद, वो शरद पवार पे ही नजर रखना होगा। उन पे नजर बनाए रखिए और देखते रहिए कि राजनीति के चाल चरित्र और चेहरा कैसे बदलता है। और 240 सांसदों वाली बीजेपी को मुख्य विपक्ष के भीतर बैठाने में इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन को खत्म करने के बाद संपूर्ण विपक्ष और संभावित विपक्ष को, जो आने वाले विपक्ष तैयार होंगे, उसके लिए क्या कुछ खेल होगा, देखते रहिए। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।